अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम 3 टॉपिक्स पर बात करेंगे। पंजाब में स्मोक की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक। आर्मी चीफ फेक न्यूज़ के खिलाफ मैदान में कूद पड़े। वीपीएन बंद, ट्विटर को खुदा हाफिज, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का फतवा भी आ गया। तो ये है हमारे आज के टॉपिक। और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब आप कर लें और टली ऑन कर लें। स्मोक के हवाले से बहुत ही ख़तरनाक किस्म की रिपोर्ट्स आ रही हैं। आज मैं डॉन अखबार देख रहा था और उसमें यह था कि पंजाब में तकरीबन को 20 लाख लोग एक महीने के अंदर ऐसी बीमारियों के सिलसिले में उन्होंने डॉक्टर से रजू किया, हॉस्पिटल में गए हैं कि जो स्मोक की वजह से हैं, जैसे एस्थमा है, कोई और फेफड़े के रिलेटेड बीमारी हैं। और इसमें भी जो ज़्यादा डाटा आ रहा है वो लाहौर का आ रहा है कि लाहौर में तकरीबन कोई आप समझें कि जैसे को 13.25 लाख लोग जो हैं, जो 20 लाख में से हैं, वो 13.25 लाख लाहौर में हैं। इसका एक मतलब ये भी बनता है कि बाकी जगहों का जो डाटा है वो ठीक नहीं है। बहुत सारे लोग जो हैं बेचारे जा ही नहीं सकते, वो अपने को देसी टोटके इस्तेमाल करते होंगे, और अगर जाते भी हैं तो कोई ऐसा चीज़ें रिकॉर्ड में भी नहीं आएंगी। ये हॉस्पिटल का ज़्यादातर डाटा है। तो इसका एक मतलब ये भी हुआ कि ये मामला जितना हमें डाटा बता रहा है उससे कहीं ज़्यादा संगीन होता जा रहा है। और ये कैसे हल होगा, इसमें वक्त लगेगा, लेकिन यह है कि इस चैलेंज को बड़ा सीरियस लेना पड़ेगा। तो लाहौर के हवाले से जो मैं देख रहा था उसमें जो मेरे लिए जो बहुत हैरानगी का सबब बना वो ये था कि ऐसे इलाके के जो जिधर ग्रीनरी भी बहुत ज़्यादा है, जो पॉश एरियाज़ कंसिडर किए जाते हैं, जिधर लोगों के बड़े बड़े घर हैं, मतलब ये है कि कोई ऐसी कोई छोटी छोटी बस्तियाँ नहीं हैं, या कोई ऐसे जिधर कोई ज़्यादा धुएं वाला एरिया हो, वो भी तस्वर नहीं किया जाता। मसलन सैयद मुरातब अली शाह रोड जो है, उसका मैं देख रहा था कि उधर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो आ रहा है वो बड़ा डेंजरस लेवल तक था। यानी कि उधर जो पोल्यूशन थी कितनी थी, कोई 2200 से ज़्यादा रिकॉर्ड की गई थी। यानी कि 2200 से ज़्यादा, 1000 से ज़्यादा तो वैसे बड़ी डेंजरस होती है, ठीक है, 200 से ज़्यादा डेंजरस होना शुरू हो जाती है, 1000 भी बड़ी समझी जाती है, उधर को 2200 से भी ज़्यादा डेंजरस थी, ठीक है। और जो बाकी जगह हैं, कोई मुल्तान के इलाका है या रावलपिंडी में कदरे कम है, लेकिन 200 से ज़्यादा है। मतलब मुल्तान में ओवरऑल जो है 300 कोई 54 था, जो रावलपिंडी है उसमें कोई तकरीबन 314 था। अब ये है कि लाहौर जो है, लाहौर में जो लिविंग है, लाहौर एक बड़ा एक खूबसूरत शहर है और बड़ा लिवेबल शहर है। मेरा तो एक बड़ा ज़िंदगी का जो एक कीमती साल है मेरे लाहौर में गुजरे हुए हैं। तो जब मैं इस स्मोक के हवाले से देखता हूँ तो ये अनलिवेबल होता जा रहा है, और इसके लिए एक सब लोगों को कलेक्टिव एफर्ट करना पड़ेगी। जो इस हवाले से जो एक्सपर्ट्स हैं वो तो ये कहते हैं कि इर्द गिर्द के जो भट्टे हैं वो बंद कर दें। आप भट्टे अगर बंद करेंगे तो आपको उनका कोई मुतबादल तलाश करना पड़ेगा। लोगों की उधर जो है जो एक बड़ी यानी कि उधर कंस्ट्रक्शन का जो सारा काम है वो तो ईंटों से चलता है, तो अगर भट्टे बंद हो जाएंगे तो वो कैसे होगा। तो फिर क्या होगा, उसमें यह है कि भट्टों में प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि इस वजह से आ रहा है कि भाई उधर से धुआं आ रहा है। तो या तो कोई ऐसा इलेक्ट्रिक सिस्टम चलाया जाए कि जिसकी वजह से बजाय इसके कि वो उधर कोयला इस्तेमाल करें, कोई और कोई चीज़ इस्तेमाल हो कि जिससे ईंटें बन सकें, वो होना चाहिए। बाकी जो फसलें हैं उनके हवाले से जो उनका वेस्ट है उसको जो जलाना है, यानी कि वो उसको रोकने की ज़रूरत है। और इस हवाले से मेरी कोई बता रहे थे कोई एक एक्सपर्ट, वो तो कह रहे थे जी कि इससे बायोफ्यूल बनाया जा सकता है। अब ये किस हद तक है, वो तो कह रहे थे कि हम इसको इंसेंटिवाइज करने की कोशिश भी कर रहे हैं। अब क्या वो अभी पॉलिसी लेवल पर है या कि अभी इसको रोल आउट किया है, ये मेरे लिए भी तय करना बाकी है। इसके अलावा ये जो गाड़ियाँ, पुरानी गाड़ियाँ जो कि धुआं छोड़ती हैं, इनका तदारक करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये है कि ये जो थोड़ी थोड़ी हमारी लापरवाही है उसकी वजह से पूरी एक जो लाहौर में तकरीबन मेरे ख्याल को 1.5 करोड़ आबादी है, तो इतने लोग मुतासर हो रहे हैं। और ये सिर्फ लाहौर का मसला नहीं है, ये पूरे पंजाब का मसला बना हुआ है। यानी कि मैं इधर इस्लामाबाद में रहता हूँ, हमें भी कोई थोड़ी बहुत स्मोक फील होना शुरू हो गई है, अगरचे इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन होना फील शुरू हो गई है। और दूसरा ही है, इसका एक और नुकसान क्या होगा कि एक बड़ी मैस लेवल पे माइग्रेशन शुरू हो जाएगी। ऐसे लोग जो कि बर्दाश्त ही नहीं कर पाते, उनके लिए लिविंग के हवाले से ये मसला आ जाएगा। एक टाइम पे कराची में
जब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब हुई थी, बहुत सारे लोग लाहौर शिफ्ट हो गए, बहुत सारे लोग जो हैं वो इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए। उससे पहले हम देखते थे कि इस्लामाबाद जो है बहुत ज़्यादा, यानी कि इतनी ज़्यादा कोई पोल्यूशन नहीं थी, कोई कंजेस्शन नहीं थी, ट्रैफिक के हवाले से वो बढ़ती गई। अब लाहौर का इशू आ गया तो उससे भी एक माइग्रेशन जो है इस तरह से होगी। तो ये सिर्फ हमारा मसला नहीं होगा, यानी कि ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ कि जो लोग माइग्रेट होंगे उनके लिए कोई आसान काम तो नहीं है। तो और ये मुमकिन भी नहीं है। माइग्रेट कितने को लोग हो सकते हैं? कुछ चंद एक अमीर लोग हो जाएंगे, बाकी बेचारे गरीब लोग जो हैं वो कराची वाले कराची रह गए, लाहौर वाले लाहौर रह जाएंगे या बाकी जगहों पे रह जाएंगे। तो उधर के लिए को हल तलाश करने की ज़रूरत है, और लाहौर जैसा खूबसूरत शहर उसको बचाने की ज़रूरत है, बाकी जो शहर हैं उनको बचाने की ज़रूरत है। तो मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट इस हवाले से कोई एक्शन ले रही है। अब शायद कोई, मैंने सुना था कि कोई जो सीड क्लाउडिंग के हवाले से भी सोच रहे हैं कि जो मसनूई बारिश है, मसनूई बारिश जब होती है तो उससे ये जो स्मॉग छट जाती है। अब देखते हैं कि इस पर कितना काम होता है, लेकिन इस पर बड़ी एक हंगामी बुनियादों पे काम करने की ज़रूरत है। इस पे जो WWF वाले हैं उन्होंने तो कहा है कि इस स्मॉग एमरजेंसी का ऐलान किया जाए, और इस पे इसको एक नंबर 1 प्रायोरिटी रखा जाए। तो लेट्स सी, अल्लाह करेगा कोई हमारे लिए कोई बेहतरी हो। लेकिन ये है कि अल्लाह ताला, वो कहते हैं कि वो हर तायर को रिस्क देता है लेकिन किसी के घोंसले में जाकर नहीं डालता। आपको ख़ुद एफ़र्ट ज़रूर करनी पड़ती है, तो हमें भी एफ़र्ट करनी पड़ेगी। हम दुआ भी करें, लेकिन साथ साथ दुआ जो है उसका भी कोई इंतज़ाम करना चाहिए। अब हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं और जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो आर्मी चीफ़ के हवाले से है। आर्मी चीफ़ ने फ़ेक न्यूज़ पर आज बड़ी बात की है। वो एक कोई कोई एक जगह पे ख़िताब कर रहे थे और उन्होंने कहा, उन्होंने क्लाइमेट चेंज पर भी बात की है, वार ऑन टेरर पर भी बात की है, ओवरऑल जो एक पब्लिक हेल्थ के रिलेटेड इश्यूज जैसे हैं जो हैं इनके उन पर भी बात की है। इवन जो मैं पहले जो बात कर चुका हूँ इसका क्लाइमेट के साथ भी फ़र्क पड़ रहा है, पब्लिक हेल्थ जो है वो भी उसमें मुतासर हो रही है। तो लेकिन यह है कि उसके अलावा उन्होंने फ़ेक न्यूज़ पर भी बात की है कि जो हमें फ़ेक न्यूज़ की वजह से चैलेंजेस आ रहे हैं, कि टेक्नोलॉजी के हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं लेकिन उसके साथ साथ झूठ जो है वो जिस रफ्तार के साथ पूरी दुनिया में फैल रहा है, उस पर उन्होंने बात किया है कि जो टेक्नोलॉजी ने जहाँ मालूमात के फैलाव में अहम किरदार अदा किया है, वहाँ गुमराह कौन और गलत मालूमात का फैलाव एक अहम चैलेंज है। जामे कवानीन और कवायदो ज़वाबित के बगैर गलत और गुमराह कुन मालूमात और नफ़रत अंगेज़ बयानात सियासी और समाजी ढांचे को गैर मुस्तहकम करते हैं। कवायदो ज़वाबित के बगैर आज़ादी इज़हार राय तमाम मुआशरों में अखलाकी कदरों की तनज़ली का बायस बन रही है। अच्छा, यानी ओवरऑल तो उन्होंने काफ़ी इश्यूज़ पर बात की है, लेकिन मेरा जो एक कंसर्न है वो फ़ेक न्यूज़ के हवाले से ज़्यादा है। अब फेक न्यूज़ जो है ये पूरी दुनिया को इम्पेक्ट कर रही है। इवन जो अमेरिकन इलेक्शन हुआ है उस पर मैं पढ़ रहा था जी कि जो है वो मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से जो का इलेक्शन है, कि मिस इन्फॉर्मेशन में ये भी होता है कि बाज़ बात आप लोगों के ज़हन में ऐसी ऐसी बातें डाल देते हैं कि हुकूमत जो है वो जो भी हो, यानी कि वो अगर कुछ ना भी कर सके तो बताया ये जाता है जी कि असल में ये जो है ना फ़लाँ पैसे खा गए हैं, ये जानबूझ के नहीं कर रहे, और लोग जो है उनका गुस्सा जो है वो दुगना होता जाता है। तो लोगों तक सही मालूमात नहीं पहुंचती, गुस्सा जो है वो किसी मसले का हल नहीं होता। लेकिन यह है कि क्या हम बातें करते रहेंगे या हम अमली तौर पे करेंगे। क्या आर्मी चीफ़ ने जिस तरह रेगुलेशन की बात की है, रेगुलेशन से मसला हल होना है या इसके अलावा को हल है, तो जो इसके लिए हमें गौर करना पड़ेगा। और मैं पिछले दिनों जब जो पंजाब कॉलेज का भी इशू आया था तो तब भी मैंने पंजाब कॉलेज वालों से भी बात की थी, जब वो फेक न्यूज़ चली थी वो लड़की के रेप के हवाले से, तो मैंने उनसे भी बात की थी। मैंने कहा कि आप लोग जो हैं इस टाइम विक्टिम बने हैं फेक न्यूज़ से, तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने क्या सीखा फेक न्यूज़ के हवाले से। तो आपको ये करना चाहिए कि आपकी इतने कॉलेजेस हैं, पंजाब कॉलेजेस यानी कि जो ग्रुप है उसके बहुत ज़्यादा कॉलेजेस हैं, और सिर्फ कॉलेजेस नहीं हैं, स्कूल भी हैं। तो आप उधर मीडिया लिटरेसी का प्रोग्राम शुरू करें, यानी कि उसको सिलेबस में शामिल करें, जिधर बच्चों को झूठ और सच में तमीज़ करने की प्रैक्टिस कराएं, ट्रेनिंग कराएं, उनको तरबियत कराएं। ये सिर्फ बच्चों का मसला नहीं, ये बड़ों का और बूढ़ों का, ये सब का मसला है, यानी कि जिसमें हम कोई लोग ट्रेन हैं ही नहीं है, ठीक है। और हमें कोई इस चीज़ की कोई शर्मिंदगी भी नहीं होती। बाज़ लोग जो हैं फेक न्यूज़ को एज अ वेपन इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो ये बच्चों के लेवल से शुरू होना चाहिए कि एक पंजाब कॉलेज के जिधर यानी कि जो बच्चे अपने अदारे पर भी इतमाद ना कर रहे हों, वो उनको कह रहे हों कि कोई इस तरह का वाक़या नहीं हुआ,
वो फिर भी कह रहे हैं जी कि नहीं हुआ है, आप लोग इसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपने उनको कोई ट्रेनिंग कराई होती है, उनके कुछ सिलेबस में शामिल होता कि हमने कोई चीज़ों को की तहकीकात किस तरह करनी है, कि कैसे पता करना है कि ख़बर झूठी है या सच्ची है, तो उन्होंने भी कोई इस तरह के कोई अपने चेक्स लगाए होते जैसे वो चेक करते कि और उससे उनका ये भी पता चलता कि उनका एक तरह का इम्तिहान भी होता। तो इस पे काम करने की ज़रूरत है। आर्मी चीफ़ जो हैं, रूल्स जो हैं उनकी उनको गुजारिश है कि सिर्फ रूल से काम नहीं चलेगा, आपको इसको सिलेबस का हिस्सा बनाना पड़ेगा। मीडिया लिटरेसी के हवाले से अगर आपने देखना है, मैं आपको एक मुल्क बता देता हूँ, बज़ाहिर छोटा सा मुल्क है फ़िनलैंड। उधर बच्चों के लेवल में उनको ट्रेनिंग कराई जाती है, उनको मुख्तलिफ वीडियोज़ दिखाई जाती हैं जो जैली वीडियो होती हैं, फिर बताया जाता है कि इसको किस तरीके से देखना है कि ये असली है ये जैली है। तो मैं तो है उन डिटेल में नहीं जाता, मैं लास्ट टाइम भी बात कर रहा था कि आप ये चीज़ें चेक कर लें कि कोई भी यानी कि मसलन अगर आपको सोशल मीडिया से है तो कोई और देख लें कि और कितने लोगों ने वो ख़बर लगाई हुई है, और फिर दूसरा कि वो ख़बर जो है क्या उसमें कोई बात यानी कि उसमें नीचे कितने लोगों ने कमेंट किया हुआ है। मैं कल देख रहा था, कल एक ख़बर चल रही थी इमरान खान के हवाले से चल रही थी कि जी उन्होंने कोई लॉबिंग फर्म हायर की है उधर अमेरिका में, और साथ उन्होंने ये भी लिखा है जी कि हम जो पहले अमेरिका के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते रहे हैं, या ये है कि हमारी बातों से अगर किसी ने गलत मतलब लिया है या किसी की दिल आज़ारी हुई है तो हम उसके उसके लिए माजरत हाँ हैं। अब ये बात मुझे बड़ी ही अजीब सी लग रही थी कि ये कैसे मुमकिन है। मैंने उसके बाद ख़ुद भी जिधर कोई लॉबिंग फर्म के डॉक्यूमेंट्स पड़े होते हैं मैंने उधर जाकर भी चेक किया, मुझे उधर नहीं मिला। उसके बाद मैंने वो सोशल मीडिया अकाउंट्स जो थे उधर मैं देख रहा था, उसके नीचे कोई आगे को पीटीआई वालों ने कोई लगाया हुआ था जी कि ये फेक न्यूज़ है जो इस तरह की फैला रहे हैं, इसमें कोई हकीकत नहीं है। लेकिन मैंने कई ऐसे सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं उनको भी देखा कि वो उन्होंने उधर से उठाई और चला दी। मैंने कल देखा था, मैंने आपको नहीं बताया, इसलिए नहीं बताया कि मैं उसको वेरीफाई करना चाह रहा था। देखें बात यह है कि मैं किसी को पसंद करूं या ना पसंद करूं, ठीक है, मेरे ये क्या कहते हैं कि जैसे एज अ जर्नलिस्ट जिस तरह हम कहते हैं ना कि जो ईमान के जो सतून है या आर्टिकल ऑफ फेथ की बात होती है, इसी तरह जो मेरा एक प्रोफेशन के हवाले से जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि मैं जब भी कोई मालूमात आपसे शेयर करूं, ये हो सकता है सहवन यानी कि मेरे से अनजाने में कोई गलत आ जाए मालूमात, लेकिन जानबूझ के मैं किसी को पसंद करूं या ना पसंद करूं, जानबूझ के उसके बारे में गलत इतलात शेयर नहीं करनी। तो मैंने कल वो शेयर नहीं की थी, मैं कल भी उसको चेक कर रहा था, आज मैं देख रहा था वो पता चला कि वो फेक न्यूज़ है। लेकिन मैं जो किस तरीके से मुझे आइडिया हुआ कि मैंने उसमें नीचे देखा, मैंने सोचा कि इधर पीटीआई वालों ने कुछ लिखा होगा। अच्छा, उसमें मैंने देखा उनके कोई एक दो जो एक इम्पॉर्टेंट अकाउंट थे उधर से आ रहा था कि ये झूठा है, इनके इसमें कोई अनलेस अब मुझे वो चीज़ जो है अमेरिका की किसी वेबसाइट पे कि जिधर डॉक्यूमेंट्स पड़े होते हैं उधर से ना मिल जाए, मेरे लिए वो झूठ है। तो लिहाजा आप भी ज़रा क्रिटिकल हुआ करें। ये नहीं है कि आपको कोई बंदा पसंद नहीं है तो उसके बारे में जो भी लोग बात फैला देंगे वो सही है, ऐसा नहीं होता। और इसका नुकसान ये होता है कि हम जो है इवन अपने मुखालिफ के बारे में भी सही तरह से जजमेंट नहीं कर पाते। जब भी आप एनालिसिस करें अपने आप को डिस्पैशनेट होकर गैर जज्बाती अंदाज में करें, ठीक है। वो कहते हैं कि गुस्से की हालत में तो फैसला भी नहीं करना चाहिए, तो इसी तरह जो आपका एनालिसिस होता है वो भी गुस्से की हालत में आपकी ख्वाहिशों के मुताबिक चीज़ें बदल नहीं जाती, ठीक है। तो आर्मी चीफ़ की बात हो रही थी, तो आर्मी चीफ़ जो हैं वो एक बड़े इन्फ्लुएंशियल फिगर हैं हमारे यहाँ, जो भी आर्मी चीफ़ होते हैं उनको ये चाहिए कि खुदा रहा ये हुकूमत को बताएं कि इसको निसाब का हिस्सा बनाएं। ये फेक न्यूज़ आप सबको खा जाएगी। इतने इतने मैंने इतने अच्छे लोग जो हैं उनको पब्लिक की नज़र में विलन बनते देखा है इस फेक न्यूज़ की वजह से। तो इसके लिए कोई जब तक लोगों में इतना उनको आप तरीका नहीं बताएंगे, ये बच्चों के लिए स्कूलों में शुरू कराएं, यूनिवर्सिटी लेवल पे शुरू कराएं, और ये जो बड़े हैं इनके लिए तलीम बालिगा शुरू कराएं कि इनको भी बताएं कि किस तरीके से असल और नकल में तमीज़ कैसे करनी है, ठीक है। और इसका ये नहीं सिर्फ होगा कि वो असल और नकल से सिर्फ सियासी प्रोपेगेंडा बंद होगा। आपकी जो कौम है, आपके जो बच्चे हैं, जो बड़े हैं, उनकी थिंकिंग क्रिटिकल होगी, जो कि इनोवेशन के लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट है, जो कि एक नए आइडियाज़ के हवाले से, इजादात के हवाले से बड़ी इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम अपने तीसरे टॉपिक की तरफ आते हैं, वो भी इससे मिलता जुलता ही है। वीपीएन, जो वीपीएन के हवाले से ये है जी कि वीपीएन आज हो गया बंद और वीपीएन के हवाले से जो वजारत दाखिला को लेटर लिखा गया है जी कि, या वजारत दाखिला ने उनको लिखा है पीटीए को कि भाईजान इन्हों बंद कर दो। अच्छा, कुछ दिनों से वैसे ही झटके ला रहे हैं। पहले इन्होंने किया है, इनकी इन्होंने पहले
कोई ट्रायल किया है कि कोई पिछले इतवार को भी ट्रायल किया, कोई तकरीबन मेरे ख्याल 6 माह उसको बंद रखा, और उसके बाद आज भी इवन कोई 2 घंटे उन्होंने बंद करके देखा है। उस दिन 6 घंटे बंद करके देखा, आज 2 घंटे बंद करके देखा, दरमियान में भी को VPN को ब्लॉक करके देखा है कि ये ब्लॉक होता है कि नहीं। इनको मसला असल में चैलेंज क्या आ रहा है? चैलेंज ये आ रहा है कि फायरवॉल जो है, हमारा जो सिस्टम है, जो फाइबर ऑप्टिक्स हैं, जो हमारे जिसके ज़रिए सारी जो इंटरनेट की जो केबल्स हैं, तो उसमें वो इसको बाज़ का इसका लोड बर्दाश्त नहीं कर पाती, तो ये उधर ये तजर्बात कर रहे थे। उसमें इनको जब कामयाबी हुई है तो अब ये हुआ है जी कि उन्होंने लेटर लिख दिया है PTA को जी कि जनाब बड़े मसले मसाइल हैं, लोग तो जो पॉर्न वेबसाइट्स जो हैं वो इस पे देख रहे हैं, और जो दहशतगर्द हैं वो भी इन जो VPN के ज़रिए मुख्तलिफ मालूमात ले रहे हैं, या एक दूसरे से रब्ता कर रहे हैं, या कोई वेबसाइट्स चेक कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा। तो लिहाजा ये एक नेशनल सिक्योरिटी का इशू बन गया। तो उन्होंने उस बुनियाद पे जो आगे लेटर लिखा जी कि उसको भाईजान बंद कर दो। अब उसके नुकसानात या फ़ायदे क्या होंगे उस पर मैं बाद में आता हूँ। अब यह है कि दूसरा इन्होंने क्या किया है कि जो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल है उन्होंने भी फतवा दे दिया। उन्होंने कहा जी कि जो है कोई इस तरह की अगर कोई फाशी फैलाता है या कोई कौमी सलामती जो है वो ख़तरे में होती है तो आप इसको बंद कर सकते हैं। मैंने हालांकि ये जो जिस तरह मैं आपको फ़ेक न्यूज़ के हवाले से बता रहा था, तो मैंने जब इसके हवाले से भी पहले मैंने पढ़ा तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मैंने कहा कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का इसमें क्या आ गया। फिर मैंने उसको डबल चेक किया कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल VPN बंद कराने की थे आ गई। तो वो डबल चेक कराया, पता चला जी कि वाकई इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने इसके बारे में आर्डर जारी किया है, और उसकी मेरे पास डिटेल भी आ गई, और उसमें उन्होंने सारे ये जो पॉर्न वेबसाइट्स हैं और बाकी दहशतगर्दी है, इस तरह की चीज़ों को इशू बनाया है। हालांकि ये दोनों मसले नहीं हैं, ना पॉर्न वेबसाइट का इतना कोई मसला है कि लोग जो हैं कोई फोश किस्म की वेबसाइट जाके देखते हैं, वो भी इतना को बड़ा इशू नहीं आ रहा जी कि वो VPN के ज़रिए देखते हैं। दूसरा जो कोई दहशतगर्दी के हवाले से है वो भी नहीं आ रहा कि VPN के ज़रिए देख रहे हैं। फिर ये है कि VPN का तो कहते हैं जी कि इनका तो तकाजा ये है कि जी हमें पता नहीं चलता लोग देख रहे हैं। जब इनको पता चल रहा है कि लोग देख रहे हैं जी, पॉर्न वेबसाइट है या जो दहशतगर्दी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर तो आप VPN अगर लोग चला भी रहे हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि जो ओवरऑल ट्विटर पर जो अन्नी मची हुई थी ना, बेसिकली ये उसको रोकने के लिए कर रहे हैं। पहले इन्होंने ट्विटर बंद किया, जब ट्विटर बंद किया तो लोगों ने VPN चला लिया, और लोग जो हैं वो बड़े एक्साइटेड थे जी कि आज के दौर में आप किस तरह ट्विटर को बंद कर सकते हैं। तो VPN जो है, फिर ये है कि फायरवॉल की खबर जो है हमने ही सबसे पहले आपको दी थी, तो जब वो चली तो उसके बाद ये आया जी कि वो जी फायरवॉल VPN तो नहीं बंद कर सकता। अब जो है हो गया VPN बंद, होने जा रहा है, यानी कि अभी हुआ नहीं है, यानी कि अभी दरमियान में ये अपने झटके तो दे रहे हैं, लेकिन ये इसको ऑफिशियली इसको एक तरह की कॉरेस्पॉन्डेंस शुरू हो गई है, और जो है PTA कहेगी कि हमने वजारत दाखिला के कहने पे उसको बंद कर दिया। अब यह है कि इसका VPN का आगे नुकसान क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है कि जो अनरजिस्टर्ड यूज़र हैं, जिन्होंने रजिस्टर नहीं कराया हुआ PTA के पास, अब जिन्होंने दो तरह के VPN हैं जो कहते हैं ब्लैक लिस्टेड हैं और वाइट लिस्टेड। वाइट लिस्टेड तो हो गए जो रजिस्टर्ड हैं, और ब्लैक लिस्टेड कौन से हो गए? वो कि जैसे मैं और आप इस्तेमाल कर रहे हैं और वो किसी जगह पर रजिस्टर्ड नहीं है। जब आपने उधर रजिस्टर कराना होता है तो फिर साथ वो कोई एक लंबा सा कोई एक सवालनामा भी थमा देते हैं कि ये भी बताएं आपने किस लिए VPN इस्तेमाल करना है, सारी डिटेल जो है वो आपसे मांगते हैं। मसलन ये है जी कि मैं कोई कहूँ जी मेरा कोई बिज़नेस है या मैं न्यूज़ मीडिया से हूँ, तो मैंने फ़लाँ चीज़ें देखनी होती हैं, तो लिहाजा मेरे लिए ज़रूरी है। अब कई जो लोग हैं और साथ जो है वो आपको IP एड्रेस भी बताना होता है। अब जो लोग आगे रजिस्टर होते हैं तो उधर भी दो तरह के हैं। एक ये होता है कि कॉरपोरेट VPN जो लोग लेते हैं, मसलन जियो वाले हैं, जियो के पास जो है वो VPN है, हम न्यूज़ वालों के पास है, कई जो सफारत खाने हैं उनके पास है, जैसे ऑस्ट्रेलिया सफारतखाना है ऑस्ट्रेलिया का, या UK का हाई कमीशन है, या इस तरह के उन्होंने रखे हुए हैं। अब ये तो हो गए कि कॉरपोरेट लेवल पे ओवरऑल तकरीबन मेरे ख्याल है कि कोई 20,000 ऐसे कोई कॉरपोरेट लेवल पे रजिस्टर हुए हैं। अब दूसरे जो लोग हैं वो क्यों नहीं रजिस्टर हुए? तो एक तो ये है कि अगर मेरा कोई बड़ा दफ्तर होगा और मेरे को 10 से ज़्यादा एम्प्लॉई होंगे तो मैं वाइट लिस्टेड VPN ले लूँगा। लेकिन अगर जिस तरह वर्क फ्राम होम होता है, और ये जो ज़्यादा चैलेंज आ रहा है वो जो सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हैं, इंटरनेट कंपनीज़ हैं, इनको आ रहा है, उनके क्या है, उनका वर्क फ्राम होम हो रहा है। अब लोग अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं,
तो एक तो वो कैसे अलग अलग से लेंगे, और फिर ये होता है कि जब आपका डायरेक्ट कनेक्शन होता है उधर जो आईपी का एड्रेस है वो बाद का चेंज होता रहता है। तो वो एक बड़ा एक ट्रबलिंग है। किन के लिए ट्रबलिंग है कि ये जो इंडिविजुअल्स हैं, और ख़ास तौर पे उन पे ये जो सॉफ्टवेयर के फील्ड में हैं या कोई सॉफ्टवेयर का काम करते हैं, और इन पर्टिकुलर जो फ्रीलांसर हैं जो अकेले अकेले हैं, और अब उसका नुकसान क्या हो रहा है? उसका नुकसान ये भी हो सकता है कि ये बहुत सारे लोग जो हैं ये बाहर चले जाएँ। बाहर कैसे जा सकते हैं? ये जब से कोरोना आया तो कोरोना के बाद जो है ना नोमैड वीज़े भी शुरू हो गए हैं कि जैसे कोई बंदा जो है ना आवारागर टाइप जो है इनके आए हैं जी, उधर आके तो आप रहें। जैसे खाना बदोश नहीं होते तो उनका, इनके जैसे आईटी के लड़के हैं जी कि को मैं अगले दिन पढ़ रहा था, एक लड़का है जर्मनी का, और वो जी उसने नोमैड वीज़ा लिया हुआ है उधर का, जापान का, तो वो उधर जाके रह रहा है। और कोई तकरीबन 20 से ज़्यादा ममालिक हैं। अगर आपकी कोई इनकम जो है वो कोई $1500 से ज़्यादा हो तो आपको वो वीज़ा दे देते हैं। तो ये कई लड़के ऐसे भी हैं कि जो उधर जाके वो वीज़ा लेके तो उधर काम शुरू कर देते हैं। उससे पाकिस्तान को नुकसान होगा कि हमारे पास ज़र मुबादला की पहले ही शार्टेज है, और इससे और ज़्यादा उसमें कमी आएगी। तो फिर इस मसले का क्या हल तलाश करना है? आपने पॉलिटिकल लेवल पे तो सलूशन करने की कोशिश की, लेकिन साथ इसका भी हल तलाश करें कि जो इस तरह के लड़के होंगे उनका क्या बनेगा। एक और चैलेंज ये है कि इस तरह के जो बहुत सारे लड़के हैं जो फ्रीलांसर हैं वो आमतौर पे अपने आप को डिक्लेयर ही नहीं करते, इनकी कोई ऐसी एसोसिएशन भी नहीं है, वो अपने आप को डिक्लेयर नहीं करते। ओवरऑल एक इनसिक्योरिटी भी है। बाज़ का तो उनको ये भी डर होता है जी कि ये हम पे को किसी किस्म का टैक्स ही ना लगा दें कि जो बाहर से पैसे आते हैं वो पैसे भी फिर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मंगवाते हैं, डायरेक्ट जो है वो स्टेट बैंक से नहीं मंगवाते। तो हमारे जो काम है ना वो बाज़ का बड़े छिछोरे किस्म के होते हैं, बड़े अधूरे किस्म के होते हैं। हम एक मसला ठीक करते करते 5 और क्रिएट कर लेते हैं। तो लेट्स सी कि गवर्नमेंट इसको किस तरह एड्रेस करती है। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।